हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल का क्लासेस में। मित्रों, मैं उपेंद्र उपाध्याय और आज मैं बात करने वाला हूँ 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। मित्रों, आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता की थी, लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मित्रों, इतने शानदार कॉन्सेप्ट और आसान भाषा में इसको समझेंगे और यदि आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे तो मैं ये दावा जरूर कर सकता हूँ कि आप इसे भूल नहीं पाओगे। मित्रों, आपको एक बात याद दिला दूं, यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो याद रखें आप पिछले लेक्चर जरूर देखें, साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलें। और दोस्तों, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जाएगी, वहां से जाकर आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाए रखें। मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, यदि आप इस YouTube चैनल से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मित्रों, प्रत्येक इस बात की स्टार्ट करते हैं, अपने इस टॉपिक को कॉपी पेन लेकर बैठे। शुरुआत करते हैं मित्रों आज के टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम क्या है, AB। मित्रों, हमने बात की थी जिसके A सिरे पर -q, B सिरे पर +q। याद होगा आपको, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। दोस्तों, आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण का और विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे समायोजन को, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, अब जिसके A सिरे पर -q और B सिरे पर +q आवेश है। इसका ये मध्य बिंदु O है, यानी ये 2L डिस्टेंस है, तो मध्य बिंदु A और O कितना हो गया L, O भी कितना हो जाएगा L। अब मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट आपके पास क्या है, P। इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया होगा धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से विपरीत ओर होती है। यानी अगर -q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं मानूं कि E1 होगी, तो धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं E2 मानकर चलता हूं। अगर विपरीत होगी तो वो इस तरह से होगी, और वो मैंने क्या मान लिया, E2 मान लिया। और -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1। और आपको याद होगा कि ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी आवेश की ओर होती है। मैंने जब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करवाई थी तो आपको याद होगा धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के बाहर की ओर यानी विपरीत ओर, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी आवेश की ओर होती है। तो दोस्तों, E2 और E यहाँ पर आपकी परिणामी तीव्रता है। इसके बीच यदि हम एंगल की बात करें, यानी E2 और परिणामी तीव्रता E के बीच थीटा, और ऐसे ही E और E1 के बीच एंगल क्या है, थीटा। यदि मैं यहां से एक पॉइंट लिखूं, E1 व E2 के बीच कोण, उसको नाम दे दिया मैंने अल्फा, और वो क्या होगा आपका थीटा है, और थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा। जब हम इनकी परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E1 और E2 के बीच जब हम कोण की बात करेंगे तो एंगल कितना दिया जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम -q के कारण और +q के कारण जब पॉइंट P पर तीव्रता निकालेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, AB और BP।
ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं हम एपी और बीपी कैसे निकालेंगे। देखिए हम त्रिभुज, यहां पर हमें एपी फाइंड करनी है। हम पहले त्रिभुज लेंगे PAO, त्रिभुज PAO में दोस्तों देखिए ये जो भुजा है ये आपकी आधार और ये लंब, और ये भुजा कौन सी होगी, कर्ण। तो दोस्तों कर्ण भुजा बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, कर्ण बराबर अंडरवुड में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण यहां पर आपका क्या है, AP, और लंब क्या है, R स्क्वायर प्लस आधार क्या है, L स्क्वायर। ठीक है। इस तरह से आपके पास यहाँ पर AP बराबर निकल कर आया अंडरवुड में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखिए जो भुजा यहाँ पर OP है ये उभयनिष्ठ है, यानी ये यदि त्रिभुज यदि ये त्रिभुज PAO में है तो POB में भी ये भुजा है। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार AO बराबर है OB के। अगर ये भुजा या उभयनिष्ठ है, AO बराबर है OB के, तो वी कैन से हम कह सकते हैं AP बराबर क्या होगा आपका BP के, यानी BP की वैल्यू भी वही होगी जो AP की है, अंडरवुड में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसकी यहां से हम लैंग्वेज को देखते हैं। लैंग्वेज किस तरह से लिखेंगे, वही माना AB एक क्या है लिखते हैं। चलिए यहां मैंने लिखा माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके A सिरे पर ऋण आवेश B सिरे पर धन आवेश, ऋण आवेश यानी क्या माइनस Q, तथा धन आवेश क्या है प्लस Q, एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हैं, अल्प दूरी 2L पर स्थित हैं। अब इनका मध्य बिंदु O है। अब O से R दूरी पर, या लिखेंगे O से R दूरी पर एक बिंदु, R दूरी पर एक बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो दोस्तों जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम। आपको उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको ये शेयर किया है ये आपने अपनी कॉपी में नोट किया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं। माना AB एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसके A सिरे पर ऋणावेश यानी ऋणावेश क्या है -Q, और जिसके B सिरे पर धनावेश +Q है। इनके बीच की दूरी यानी एक दूसरे के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। अब इनका मध्य बिंदु क्या है, O से R दूरी पर एक पॉइंट क्या है आपका, O से R दूरी पर एक पॉइंट है आपका P, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके थ्योरी पार्ट की ओर। दोस्तों जैसे हमने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र लिखा था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम। देखें यहां हम लिखेंगे A-Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे E1
और E1 बराबर हम क्या करेंगे, देखो 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, और 1/4πε0 Q, यहाँ भी Q है, हम इसका जो नेगेटिव साइन है यानी जो ऋण का चिन्ह है इसे साथ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ये सदिश राशि है, सदिश राशि में यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सदिश राशि है, माइनस चिन्ह यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, और हम यहाँ पर केवल इसका परिमाण कैलकुलेट कर रहे हैं। तो E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, देखिए माइनस Q के कारण ले रहे हैं तो AP, और AP की वैल्यू क्या है आपकी ये, तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर लिखा है AP का स्क्वायर, आगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/4πε0 Q, AP की वैल्यू कितनी है भाई, अंडर रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर, जब अंडर रूट का स्क्वायर हो तो हम इसको हटा देते हैं और हमारे पास ये निकल कर आएगा E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस l², ये इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब यहाँ नीचे लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम एज लिख देंगे और देखेंगे E2 बराबर 1/4πε0 Q, प्लस के कारण निकाल रहे हैं तो BP, ठीक है, और BP की सेम वैल्यू है, यहाँ पर मैंने लिखा BP का होल स्क्वायर बराबर 1/4πε0 Q अपॉन BP की जगह पर हमने रखा अंडर रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट काट दिया, और E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस l², इसे समीकरण नंबर 1, सॉरी इसे समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप जब समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी E1 और E2 की तुलना करके देखेंगे तो हम कह सकते हैं E1 बराबर E2 समीकरण 1 व 2 से, ठीक है दोस्तों। जो हमारे पास ये जो वैल्यू है इनका काम खत्म हो गया है, हम इनको यहां से हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर इनकी परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, जब मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पार्ट 5 में पढ़ाई थी यानी बताई थी, तो उसमें मैंने एक परिणामी तीव्रता का टॉपिक बताया था, जिसमें मैंने आपको सभी वो स्टेप बताए थे कि किस किस स्थिति में परिणामी तीव्रता क्या क्या हो सकती है। तो शुरुआत की थी मैंने कि जब E1 और E2 के बीच में एंगल थीटा होगा तब उनके बीच विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्या होगी। दोस्तों वहां मैंने एंगल थीटा की बात की थी, लेकिन यहाँ एंगल क्या है, 2 थीटा। देखिए बाय वेक्टर रूल, दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो सदिश नियम से इसको जोड़ेंगे। तो दोस्तों देखना यहाँ पर ये है कि वेक्टर रूल क्या होता है। मानकर चलिए कि दो हमारे पास सदिश राशियां हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। अगर सदिश राशियां A और B हैं तो उनका योग कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। दोस्तों ये कब है, जब सदिश राशियां A और B हो, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 की परिणामी तीव्रता, यानी वेक्टर A और वेक्टर B की जगह पर हम वैल्यू रखेंगे E1 और E2। तो देखिए ये क्या होगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2
बराबर होगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2। ध्यान से देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर cos थीटा दिखाई दे रहा है वो कब है, जब A और B के बीच में एंगल कितना हो, थीटा हो। लेकिन दोस्तों यहाँ देखें आप, यदि E1 और E के बीच थीटा और E2 के बीच थीटा, यानी तो E1 और E2 के बीच में हम देखेंगे तो अल्फा बराबर थीटा प्लस थीटा, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं 2 थीटा। यहाँ पर E1 और E2 के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 2 थीटा। ठीक है, देखिए, लेकिन आप देखें समीकरण 1 व 2 से E1 बराबर है किसके, E2 के। यहां हम लिखेंगे लेकिन E1 बराबर है E2 के, देखिए वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 की जगह पर E1 स्क्वायर प्लस 2E1 और E2 की जगह पर क्या रखेंगे, E1 इंटू cos 2 थीटा। दोस्तों ध्यान से देखें, जब E1 स्क्वायर और E1 स्क्वायर को जोड़ेंगे 2E1 स्क्वायर और E1 इंटू E1 2E1 स्क्वायर, तो देखो 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। दोस्तों देखें 2E1 स्क्वायर यहाँ पर भी है, 2E1 स्क्वायर इधर भी है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देखो ये हो जाएगा आपका 2E1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, हमने 2E1 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा आपका 1 और यहाँ बचेगा cos 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे। देखो एक आपने फॉर्मूला देखा होगा, याद किया होगा, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जो cos 2 थीटा की वैल्यू है इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए अब जो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 बराबर है किसके, परिणामी तीव्रता के, अर्थात हम लिख सकते हैं E बराबर 2E1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बचेगा 2E1 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4E1 स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों देखो जब हम 4 को वर्गमूल से बाहर निकाल के लाएंगे 2 और E1 स्क्वायर को बाहर निकाल के लाएंगे E1, cos स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल कर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा। तो जो परिणामी तीव्रता हमारे पास निकल कर आएगी वो E बराबर 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू हम समीकरण 1 से निकालेंगे, cos थीटा की वैल्यू भी अभी हम देखते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं त्रिभुज PAO में, तो PAO में देखें हमें वैल्यू किसकी चाहिए, cos थीटा की। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद होगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार यहाँ पर क्या है आपका AO, यानी AO की वैल्यू कितनी है L, और कर्ण क्या है, कर्ण आपका है AP, और AP की वैल्यू आपने निकाली थी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई, और E1 की वैल्यू आपको याद होगी, E1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कोष्टक में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, देखेंगे यहाँ मैंने लिखा है E1 व cos थीटा के मान रखने पर। ठीक है, देखिए ये हो, अच्छा ये बराबर किसके था, E के, तो परिणामी तीव्रता E बराबर 2, E1 की जगह पर क्या था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा जिसके ऊपर कोई भी घात नहीं होती है तो उसकी पावर हम क्या मानकर चलते हैं, 1, अर्थात हम कह सकते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है और सबका मालिक 1, यानी इसकी घात क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। और
cos थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? उधर आपको दिखाई दे रही है L अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोस्तों जब अंडर रूट हो यानी वर्गमूल हो तो इसे हम 1/2 के रूप में यानी कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब देखो यहाँ पर आपको 2QL याद आ रहा है, P बराबर 2QL या 2LQ। तो अभी मैंने इसको अलग लिखा है, ये होगा आपका E बराबर 1/4πε0 2QL या 2LQ हमने एक जगह पर लिख दिया अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी 1 और इसकी हम पावर कितनी बना देंगे 1/2। ये लिख दिया हमने आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ध्यान दें कि यदि वर्गमूल होता है तो 1/2 पावर कर देते हैं और घनमूल होता है तो पावर 1/3। यदि चतुर्थमूल होता है तो पावर 1/4 कर देते हैं। देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, पावर यहाँ पर इसकी 1 और आधा कितना हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा यानी 3/2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 2LQ और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 और हम P बराबर क्या लिख देंगे 2LQ यानी 2LQ P over P। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपका 1/4πε0 P आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। देखा होगा L छोटा था किससे R से यानी वीगन से। L is more smaller than R, it mean we can say L is equal to 0 यानी L बहुत ज्यादा छोटा है किससे R से। तो इसका मतलब हम L को यहाँ क्या मानकर चलेंगे 0। तो मित्रों देखिए जब हम L की वैल्यू 0 रख देंगे 0 × 0 यानी 0 का स्क्वायर 0 तो आर स्क्वायर की घात 3/2 यानी ये हो जाएगा आपका E बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। ये तो 0 हो गया आपका और इसकी घात कितनी 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आर की जो पावर है वो कितनी है 3 है। तो यहाँ देखिए E बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर की पावर कितनी 3। तो इससे पहले हमने एक डेरिवेशन की थी, वो क्या थी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ये किसमें है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। मित्रों ये जो डेरिवेशन है काफी बार बोर्ड में पूछी जा चुकी है और इसके यदि हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम। मित्रों हमने पिछले लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों यदि आपने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे आज उस वीडियो को जरूर देखें। आज के इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही। मित्रों आज जो टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया है ये टॉपिक उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो इसी टॉपिक को यानी इसी वीडियो को आप एक बार फिर से देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरा प्रयास है ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, ऑनलाइन फिजिक्स के सिलेबस को लेकर बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आप इससे जुड़ी कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको ये वीडियो और हमारा चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्रों इस वीडियो को और इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं इस YouTube चैनल से 10th का सिलेबस और स्टार्ट करने वाला हूं। 10th के साथ साथ यूपी बोर्ड भी होगा, सीबीएसई बोर्ड भी होगा और इस साथ ही साथ यहाँ से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो फिजिक्स आती है, जहाँ से क्वेश्चन उठकर आते हैं वो टॉपिक भी यहाँ से कवर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों जो भी आपके रिलेटिव, जो भी आपके कांटेक्ट में हों, उनको सभी को एक बार इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करें जिससे इस
वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उनका भला हो सके, उनका बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी तुरंत शेयर कीजिए, कम से कम आप 20 लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिससे उन लोगों का बेनिफिट हो सके। थैंक यू।